गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता का पार्ट 6 चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य समाज की स्थापना ये पढ़ेंगे। इसके पहले हमने गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ा था। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया था। वे कौन कौन थे? चंद्रगुप्त और उनके मित्र मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी जो आधुनिक पटना है वहां थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य में राष्ट्रीयता का पुराना पर चीर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यानी चंद्रगुप्त ने क्या किया? एक राष्ट्रीयता पैदा की और लोगों को उत्तेजित किया कि विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनसे हम लड़ पाए। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता मैंने आपको इसके पहले तक्षशिला के बारे में बताया भी था। यहाँ विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते थे। ये उस समय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय हुआ करता था। चंद्रगुप्त भी और चाणक्य भी इसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ था और गुरु दक्षिणा में वो वहीं पढ़ाता भी था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने दोनों ने वहीं पे शिक्षा ग्रहण की थी। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र यानी पटना पर अपना अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। जो कैपिटल था वो क्या था? पटना बना। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसमें बहुत सारे विषय मिलते हैं उस समय की राजनीति के बारे में सब कुछ। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य जिसका दूसरा नाम है, तो उसकी बुक में जो है वो राजनीति से संबंधित सारी चीजों के बारे में बताया गया है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है जो इस समय का ये मौर्य साम्राज्य का जो युग था उसके बारे में एक प्राचीन नाटक है, मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है। चाणक्य कैसा था? तो वो बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो ना कभी अपमान को भूलता है ना अपने लक्ष्यों को ओझल होने देता है। एक बार वो कहीं जा रहा था तो उसके पैर में जो तुअर दाल होता है ना, अरहर का पेड़ की खूंटी, वो उसके पैर में चुभ गई थी। तो वो लौट के घर आया और घर से छाछ लेके गया और उस खूंटी का जड़ खोद के उसमें छाछ डाल दिया। यानी जिसपे वो क्रोधित होता था तो उसका वो समूल विनाश करता था। वो चुप गया तो उसने निकाल के छोड़ नहीं दिया, वो घर से जाकर खट्टी छाछ लेकर आया और उसमें डालकर उसको पूरी तरह से उसे नष्ट किया। ठीक है, तो वो अपने अभिमानी और प्रतिशोधी था जो ना कभी अपमान को भूलता है ना अपने लक्ष्यों को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। उस समय चाणक्य को किंग मेकर कहते थे। वो राजाओं को बनाता था। उसने बिंदुसार, चंद्रगुप्त और उसके बाद से अशोक, तीनों राजाओं को उसने ही बनाया था। ठीक है, तो उसको उस समय क्या कहा जाता था? किंग मेकर कहा जाता था।
तो वो जो सम्राट होते थे उनको स्वामी नहीं मानता था, अपना प्रिय शिष्य मानता था। और अपने जीवन में वह सदा सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही होगी जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता है। यानी एन केन प्रकारेण वो किसी भी तरह जो उसने अपना लक्ष्य सोचा है उसे वो पूरा करता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत, व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता है, अनुशासन और उसकी नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई, जलमार्ग, जहाज और जहाज रानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। ठीक है, तो अगर विधवा है कोई तो उसके विवाह को भी मान्यता दी गई है इसकी पुस्तक में, और विशेष परिस्थितियां हैं तो उसमें तलाक को भी मान्यता दी गई है। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगेगा। यदि राजा उत्साहित होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साहित होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते हैं, उसे खुद हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। अब हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में, जो चंद्रगुप्त का बेटा था। 273 ईस्वी पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वो पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई, यानी युद्ध से उसका मन दुखी हो गया, विरक्त हो गया, यानी दूर चला गया। बौद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरी क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। जो कलिंग का युद्ध था उसके बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसके जरिए किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए हैं। अभी गुजरात में आप जूनागढ़ में अगर कभी जाओ तो अशोक के शिलालेख देखना, जो उसके फरमान थे और जो वो चीजें कहता था वो पत्थरों पे खुदवाते थे। ठीक है, तो जूनागढ़ में ऐसा एक शिलालेख है जो अशोक के समय का लिखवाया गया है। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन, उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको धर्म को अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। कलिंग के युद्ध के बाद से अशोक के हृदय का परिवर्तन हो गया था और अशोक के ही
बेटा बेटी जो थे वो श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। फरमान में आगे कहा गया है कि इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा तो उसे भी जहां तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्म संयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें। चाहे जिस समय और जहां भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठा बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पारसी पोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में जो भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। अब आज ये पाठ सिंधु घाटी की सभ्यता यहीं समाप्त हुआ। आशा है आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।